नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स या स्कैप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर। इसको स्कैप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर हम कह सकते हैं क्योंकि अब हम बेसिकली रोबोटिक्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, प्योरली टेक्निकल डोमेन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो नॉन टेक्निकल है उन पर भी हमने अपना स्कोप बना लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इससे पहले भी मतलब हमारे पास कैंडिडेट्स बच्चे आते थे कि सर गवर्नमेंट प्रिपरेटरी स्टडीज के बारे में, से यूपीएससी के बारे में, पीएससी के बारे में, यूपीपीएससी के बारे में, एसएससी के बारे में हमें आप गाइड करिए। तो हमारा डोमेन जो है वो एक सेपरेट हमारे इंचार्ज हैं विवेक अग्निहोत्री जी, उनको मैंने ये चीज जिम्मेदारी दी है कि आप नॉन टेक्निकल डोमेन का आप जो है प्रतिनिधित्व करिए और उसमें बच्चों को असिस्ट करिए उनके करियर प्रोस्पेक्ट में। तो टेक्निकल प्रोस्पेक्ट मैं देख रहा हूं, नॉन टेक्निकल वो देख रहे हैं। टेक्निकल में जैसे कि आईईएस हो गया, गेट हो गया और आपका जेआरएफ हो गया, ऐसे कहते हैं ना कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है, और नेट जेआरएफ से कहते हैं, टेक्निकल डोमेन्स में होता है, सीएस भी होता है। और साथ साथ में गेट भी हो गया आपका। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो अपना वास्ट डोमेन है ही है। तो टेक्निकल डोमेन्स का जिम्मा मेरे पास है और जो नॉन टेक्निकल डोमेन का जिम्मा विवेक जी के पास है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे मेल पर मुझे मैसेज किया, सर यूपीएससी के बारे में थोड़ा आप मुझे गाइड करिए कि यूपीएससी के बारे में हम लोग प्रिपरेटरी स्टडीज स्टार्ट कहां से करें। दिस इज द मेन थिंग। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चों का मेरे पास ऐसा मैसेज आया कि क्या हमें अब इन परिस्थितियों में रहकर स्टडीज को इस आईएएस या सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स बनना चाहिए या सिविल एस्पायरेंट्स की कैटेगरी में हम इनरोल हों। क्योंकि देखिए एक जनरल सी बात है जो मैं भी मानता हूं कि हर एग्जाम का एक नशा होता है। नशा का मतलब ये हो गया कि ये वो आपका चरस गांजे का नशा नहीं है। नशा का मतलब होगा जब आप किसी काम को करने के लिए तन्मयता से लग जाते हैं, एकाग्रचित होकर लग जाते हैं, तो होता क्या है कि आप जल्दी से जल्दी और किसी भी कीमत पे उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो नशा होता है, कभी कभी अगर गलत आदमी ने या गलत व्यक्तित्व ने इस नशे को, गलत नशे को चुन लिया, तो मे बी उसकी वजह से उसकी लाइफ सफर कर सकती है। जैसे कि आपने बहुत ही ज्यादा लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि मोस्टली आप इस चीज को सिविल सर्विसेज के बारे में सुनते हैं कि सिविल सर्विसेज में फलाना एक हमारे साथ के थे या फ्रेंड्स थे, कलीग थे, सीनियर थे, वो इसमें लग गए, उन्होंने अपने 4, 5, 6 साल इसमें लगा दिए और 6 साल लगाने के बाद वो अचीव नहीं कर पाए तो डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में चलने के बाद और उनकी अंदर की जो अलग प्रतिभाएं थी जिसके कारण वो जीवन में कुछ अर्जित कर सकते थे तो वो नहीं कर पाए। तो ये भी एक तरीके का फेलियर है। फेलियर इस सेंस में है क्योंकि आपने अपनी लाइन को सही नहीं पकड़ा, अपनी लाइन को आपने चयन जो प्रक्रिया लाइन की सही नहीं की। जैसे कि एग्जामिनेशंस को देने की प्रक्रिया और एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का जो तरीका होता है, उसमें एक तरीका एग्जाम को सेलेक्ट करने का भी होता है। जैसे कि अगर आपको एक जुनून है या आपका एक सिग्निफिकेंस है कि ये पार्ट ये होता है कि आप क्या कर ले जाएंगे। दिस इज योर एफिशिएंसी। आपके बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। तो एक तो ये होता है कि आप में एक एम्बिशन आपका है कि ये मुझे करना है, और एक सेकंड पार्ट है कि क्या आप कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दो चीजों के बारे में देख लीजिए कि व्हाट योर एम्बिशन इज। आपका एम्बिशन क्या है, व्हाट इज योर एम्बिशन, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज योर कैपेसिटी। तो दिस इज द 2 बिग प्रॉब्लम्स, जो एक बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान इसमें इस चीज को अगर बाइफरकेट कर पाएगा, दिस इज द वेरी एसेंशियल पार्ट, बाइफरकेशन करना। क्यों? क्योंकि एम्बिशन जो है वो तो हमेशा बहुत हाई होगा। क्योंकि अगर इंसान थोड़ा भी उसको जीवन में अपने प्रिलिमिनरी सेक्शन में कुछ सफलता छोटी सी मिल गई हो तो एम्बिशन बंदे का बहुत हाई हो जाता है। लेकिन इस हाई एम्बिशन के साथ साथ क्या आपकी उतने करने की कैपेसिटी है कि नहीं, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो कभी कभी क्या है, एम्बिशन बहुत हाई होता है। एम्बिशन हाई के कारण जो
काम टास्क को करने की कैपेसिटी ना होने के कारण, एम्बिशन तो हाई है लेकिन टास्क की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होता है, बंदा डिमोरलाइज हो जाता है क्योंकि वो उस लेवल का नहीं है या उस लेवल को अचीव नहीं कर सकता। उसकी कैपेसिटी, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती, नहीं कर सकता, तो वो अपने और जो फर्दर परफॉर्मेंस में वो गिरता चला जाता है। जो उसकी फर्दर परफॉर्मेंस होती है जिसमें कि वो और कुछ अच्छा कर सकता था, ठीक है, फर्दर परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ जाता है। तो अब हमें क्या है कि इस चीज को तो हमें खत्म करना है। तो जीवन में हमेशा यही नहीं है कि एक सिविल सर्विसेज में अगर चयन नहीं हुआ आपका तो आप और किसी काम के लिए नहीं बने। फर्स्ट थिंग, आपको इस चीज के बारे में अपना राय बहुत स्पष्ट रखनी चाहिए। तो इस चीज को बाइफरकेट करना, ये हर इंसान का अपना कैलिबर होता है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको हर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले सोचना है। दूसरा, ये एम्बिशन हाई क्यों होता है? ये एम्बिशन हाई होने का सबसे बड़ा रीजन है जो सोशल पर्सपेक्ट, जैसे कि आपने कोई, अब तो लाल बत्ती की गाड़ियों का फैशन चला गया कि लाल बत्ती अब हट गई है, लेकिन जो आप सामाजिक, हर जो बंदा होता है या हर एक इंसान जो है, स्त्री या पुरुष, वो सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब हो गया कि जहां पर वो जाए या जिसके सामने, जिसके साथ वो रहे, वो आदमी, दूसरा आदमी जो है उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको रिस्पेक्ट दे। तो ये रिस्पेक्ट की भावना ही एम्बिशन को जन्म देती है, तो एम्बिशन हाई हो जाता है। अब इसमें आपको बहुत ही ज्यादा चिंतन के साथ, बहुत ज्यादा आत्मचिंतन के साथ कह सकते हैं, अपने आप को समझते हुए कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, आपकी तार्किक शक्ति को देखते हुए आपको पता लगाना है कि इस एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे मेरे पास मेल पे आए, कुछ ने मुझे वीडियो लिंक्स भी भेजे, कुछ ने प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि सर क्या इस परिस्थिति में मैं इसकी तैयारी करने के लिए सक्षम हूं कि नहीं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या इस नशे को मुझे अपनाना चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक नशा होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस सामाजिक प्रतिष्ठा को अचीव करने के चक्कर में एम्बिशन हाई होता है, कैपेसिटी अगर हाई है तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे इस चीज को अचीव करना है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मेरे पास बहुत सारे मेल्स हैं उसमें बच्चे थे बीटेक के भी, तो उनका सबसे पहला जो डाउट था कि इज बीटेक या आफ्टर बीटेक कंप्लीशन can we apply for UPSC or study for UPSC, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में। तो यहां पर यह है कि उनका क्वेश्चन ये था कि क्या बीटेक जैसे कोर्स को करने के बाद या जो नीट एस्पायरेंट है वो एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी को अप्लाई कर सकते हैं? तो बेशक आपको पता है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ फैक्ट ये आता है कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो खास तौर से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो आपका जो फॉर यूपीएससी या स्टेट पीएससी, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको उसमें 3 पार्ट्स में होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में 2 सेक्शन होते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीएससी की बात करें, एक ही मॉड्यूल दोनों जनरली फॉलो कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, जीएस और सीसैट, ठीक है। सीसैट होता है क्वालिफाइंग नेचर का, और ये होता है मेरिट बेसिस पर, 200 मार्क्स का ये भी होता है, 200 मार्क्स का ये भी होता है। अब बात यहां पर ये है कि ये जो 200 मार्क्स होते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। यहां पे क्या होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2.5 मार्क्स ईच, ठीक है। जब ये सीसेट आया, सीसेट 1 और सीसेट 2 भी नाम सुना होगा आपने, तब हुआ क्या था कि एक वर्ग विशेष ऐसा था जो कैट की तैयारी कर रहा था, है ना, और एमबीए की तैयारी, मतलब एमबीए कैट से होता है, और वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे। तो
ऐसे लोग जो इनकी तैयारी कर रहे थे उनके लिए सीसैट 1 और सीसैट 2 जब आया था तो सीसैट बड़ा इजी हो गया था, तो उनकी मेरिट हाई चलेगी, तो मैक्सिमम सिलेक्शंस किसके अंदर आए, मैक्सिमम सिलेक्शंस उनके अंदर आए जो ऑलरेडी बैंकिंग या इन सब की तैयारी कर रहे थे। तो जो नॉन टेक्निकल ब्लॉक था, जो इनकी तैयारी नहीं कर रहा था, और जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इस तरह की मतलब ह्यूमैनिटी साइंसेस को लिया है, तो उनके लिए ये पेपर बहुत टफ हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सीसैट को जो गवर्नमेंट थी उसका हमेशा पॉलिसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने की हमेशा रहती है जो डाइवर्सिफाइड फील्ड से आए, उनको किसी एक चीज को प्राथमिकता नहीं देनी है। तो इसी के चलते उन्होंने फिर जीएस अलग पार्ट कर लिया, इसमें कि फिर वही पूरा आया और सीसैट को क्वालिफाइंग कर दिया। ठीक है, तो अब बीटेक के बाद जो बीटेक की 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जो सिविल सर्विसेज में रिकॉग्नाइज की गई हैं, वो है आपकी फर्स्ट है मैकेनिकल, दूसरा है सिविल और तीसरा है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये कोर ब्रांचेस को हमने जो है वो डाला है इंजीनियरिंग साइंसेस में, जिसमें कि आप यूपीएससी की तैयारी इंजीनियरिंग साइंसेस से भी कर सकते हो, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। लेकिन इनसे बीटेक होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब हम इसको इतना कह सकते हैं कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इनकी तैयारी इन सब्जेक्ट्स में नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। और उस हिसाब से ये सब्जेक्ट्स जो है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो हैं, जब तक कि किसी की नॉलेज बहुत ज्यादा आपका स्पेशलाइज ना हो या उससे उसको बहुत ज्यादा कमांड ना हो, तब तक ये ब्रांचेस ऑप्ट जनरली नहीं की जाती है। रीजन इसका सबसे बड़ा है क्योंकि इसी के पैरेलल में जो अंक या जो मार्क्स हैं वो मार्क्स तो बराबर हैं, तो जो बच्चा हिंदी पढ़ के या हिंदी साहित्य पढ़ के उस जीएस को निकाल रहा है, उसके टास्क तो वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अगर मेंस में ऑप्ट करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेंस, अभी हम यहाँ पे प्रीलिम्स की बात नहीं करते हैं, मेंस की बात करते हैं। तो मेंस जो होता है उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्लस इसके अलावा एसे राइटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैक्स मिनिमम मार्क्स 200 मिनिमम से लेकर 300 मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं, और इसे होता है आपका 150 से 200 मार्क्स का स्कोरिंग होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं जिनमें कि आपकी मेरिट बनेगी वो 500 मार्क्स का होता है। तो एक औसत इंसान जिसका सिलेक्शन हमें करवाना है मेंस में, वो उसको कम से कम 300 ऑप्शनल सब्जेक्ट में और ऐसे में 150 से 200 बीच में आएंगे, तब उसका सिलेक्शन हम एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात बचती है 100 सब्जेक्ट में, अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले लिए तो वो बंदा जो साहित्य, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य जो भी उसको पसंद है, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इन सबको लेके मैक्सिमम मार्क्स गैदर कर लेगा, और उतनी मार्क्स को गैदर करने के लिए आपको इंजीनियरिंग में ज्यादा टफ कॉम्पिटिशंस का सामना करना पड़ेगा, या ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ह्यूमैनिटी साइंसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तार्किक होते हैं, ना कि उससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग साइंसेस है, इसीलिए इंजीनियरिंग साइंसेस प्लस अप्लाइड साइंसेस के जो लोग होते हैं वो कम होते हैं इस यूपीएससी में। अब बात करते हैं कि जीएस जो है वो इसमें कितना मार्क्स स्कोरिंग होगा। इसमें आपको कम से कम 100 से 120 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आप सेफ साइड में रहते हो। इसका मतलब हो गया 100 से 120 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कम से कम 50 क्वेश्चंस टू 60 क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन अगर पॉजिटिव सही कर देते हो, ठीक है, तो आपका जो है क्वालिफाई प्रीलिम्स हो जाएगा। और सीसेट में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, हमने अपना जो एस्टिमेट रखा है इसको क्वालिफाई करने का, वो अप्रोक्स आपका 190 मार्क्स इसमें आपके आने चाहिए, 180 से 190 मार्क्स। तो 180 से 190 मार्क्स आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 मतलब आप मान लीजिए 60 से 70 क्वेश्चंस, 60 से 70 क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप कर लेते हैं
तो ये मान के चला जाता है कि हम पॉजिटिव साइड में हैं, हम 90 मार्क्स का गैप है, यहाँ पर आपका 1720 मार्क्स का गैप है। ये जितने प्रेडिक्शंस हैं, ये प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रीवियस जितने पेपर्स में और सिलेक्शन क्राइटेरिया हुए हैं, ये सिलेक्शन जो हुए हैं उनके मार्क्स के हिसाब से हैं। तो दिस इज द थिंग। तो इसीलिए बीटेक वालों को बहुत सावधानी से, कोई अगर आप इस कोर इंजीनियरिंग में हैं तो इसके सब्जेक्ट्स जनरली कोई भी आपको ऑप्शन या कोई भी आपको सलाह नहीं देगा, कोई भी एक अच्छा आपका हितैषी, कि आप जो है इंजीनियरिंग साइंसेस से आप इसको ऑप्ट करें। दूसरी बात क्या है कि जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसे राइटिंग। इसमें बहुत से लोग तो इसको समय से छूते ही नहीं है कि सर ऐसे क्या लिखेंगे, ऐसे तो हम बचपन में लिखते थे। तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका यूपीएससी है या कोई भी स्टेट आयोग जो होता है, कमीशन होता है, वो इस एग्जाम का पर्पस समझिए कि पर्पस क्यों वो एग्जाम ले रहा है। तो एग्जाम लेने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि वो आपका इंटेलेक्चुअल चेक करना चाहता है कि किसी परिस्थिति में जब आप फंसे तो उस परिस्थिति के हिसाब से आपको एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाई का उतना महत्व नहीं होता, इतना बिहेवियरल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज का होता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो एसे राइटिंग का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कुछ इस तरह से है। ऐसे में आपको 7.5 मिनट में 250 वर्ड्स, ये आपको कैपेसिटी डेवलप करनी है। ठीक है, दिस शुड बी द कैपेसिटी। इतनी कैपेसिटी अगर आपको लिखने में है तो आपकी एसे राइटिंग, और ये आएगी कैसे, ये जो हमारा स्कैप सेंटर है उसमें जो फैकल्टीज हैं वो टेस्ट पेपर प्रिपेयर करते हैं, और उन टेस्ट पेपर का जो प्रिपरेशन होता है तो उसमें आपको मैक्सिमम 30 टेस्ट का हम लोग जो है आपका एक चार्ट बनाते हैं, हाउ दिस इज अचीव्ड, हाउ दिस इज अचीव्ड। ठीक है, कैसे बनेगा ये। तो इसके लिए क्या है कि वी प्लान 30 टेस्ट। हमने 30 टेस्ट प्लान किए हैं, उसमें कि आपको 20 टेस्ट देने एसेंशियल है, ये एसेंशियल। ठीक है, तो उस 30 टेस्ट में 20 टेस्ट ऐसे पर ही हैं टोटली, और वो अगर आप दे देंगे तो आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, ये तो वो है जो हम आपको ऑन रिकॉर्ड करवाते हैं, जो ये आपको करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से निकल के गए अपने घर पे, जहाँ पे भी आपका रूम है, तो वहां पर भी आप ये चीज अचीव तभी कर पाओगे जब आप जो है घर पे भी इस चीज की प्रैक्टिस करोगे। और ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं कि सर अभी तक आप जो अपने बीएससी में, बीकॉम में, बीटेक में जो भी लिखते आए हो, वो एक गाथा लिखना शुरू कर दिया आपने, उसमें बड़ी कॉम्पैक्ट वर्ड का यूज होना होता है। जैसे कि आप बचपन में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखते थे, कई शब्दों का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड, मैक्सिमम फ्रेजेस को आपको ऐसे ही डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसे डालोगे तो जो आपको कॉपी चेकर है वो आपको पता है कि किसी भी टेस्ट में जो खास तौर से थ्योरेटिकल टेस्ट होते हैं उसमें जितने भी कॉपी चेकर्स होते हैं या इवैल्यूएटर्स होते हैं वो हर एक का पूरा पोर्शन नहीं चेक करते हैं। अगर आपने इस तरह के शब्दों को डाल दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि आपने बीटेक की कॉपीज में भी करते थे, उनकी नजर से पड़ेगी और एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपका बनेगा उनके दिमाग में। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर जब बनता है तो मार्क्स हाथ से फिसलते हैं इवैल्यूएटर्स के। तो ये भी सेम स्ट्रेटजी आपको वहां फॉलो करनी है। तो बात यह मैं कर रहा था कि बीटेक कंप्लीशन के बाद यूपीएससी देना फायदेमंद है, नुकसानदेह है। रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तो क्या हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो मैंने इसमें जो लेके चला था मैं कि एम्बिशन क्या है और आपकी कैपेसिटी क्या है। इसमें एक जो फेज आता है वो आपकी सोशल फैक्टर का भी होता है, इसको कहते हैं अर्गोनॉमिक फैक्टर। एक फैक्टर होता है इसको कहते हैं अर्गोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, अर्गोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कंडीशंस, हर एक की पारिवारिक कंडीशंस, उसके आसपास की कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती। सपोज आपने ऐसा सुना होगा कि कोई बहुत धनाढ़ परिवार का है, धनाढ़ परिवार का है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास रिसोर्सेस या अपने करियर में गैप का चांसेस ज्यादा है। एक वो बंदा है जो जिसके परिवार में फाइनेंशियली क्राइसिस है, उसको समय लगेगा, उसको इमीडिएट जो है फाइनेंशियल पैसा चाहिए। तो क्या ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तैयारी का 1-1.5 साल, 6 साल के टोटल अटेम्प्ट्स होते हैं, उसमें आप जिसको निकालना होता है वो 1 से लेकर 3 साल के बीच में निकाल लेता है। अगर 1 से लेकर 3 साल के बीच में आपका सिविल सर्विस नहीं निकल रहा तो यू शुड हैव टू लीव इट, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना चाहिए भी, क्योंकि समय
वेस्ट करना, क्योंकि यही वो साल होता है जिस समय आपको यूपीएससी निकालना है, और यही वो साल होता है जिसमें आपको अल्टरनेट करियर भी बनाना है। तो एक ऐसा धनाढ़ परिवार है जिसके पास एक बैकबोन बढ़िया है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, हर चीज बहुत बढ़िया है, वो अपने बच्चे को 1 से लेकर 3 साल 5 साल का ग्रेजुएशन के बाद गैप दे सकता है। उसके लिए यूपीएससी इज वेरी गुड, उसके लिए आपका यूपीएससी जो है दिस इज वेरी गुड। तो यूपीएससी उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको 3 साल गैप उसको फाइनेंशियली मिल रहा है, उसको जो है उन 3 सालों में अपने रोटी कपड़ा मकान की जो है हम कह सकते हैं उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको सोचने के बारे में उसका कोई वो नहीं है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है मनी की या इमीडिएट करियर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी लगे और पर मंथ उसकी सैलरी है, अगर ऐसा है आपके पास तो आप इमीडिएटली सिविल सर्विसेज के लिए कतई ट्राई ना करें। क्योंकि हुआ क्या, अगर आप बहुत दबाव में अपने फ्रेंड्स की एर्गोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से अपने मान लीजिए जिनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमिटी फैक्टर्स के हिसाब से अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन प्लान की तो सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। सफलता के चांसेस कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कंडीशंस आपकी थी नहीं और आपने उस चीज को ऑप्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑप्ट कर तो लिया, अब जो सेकंड पर्सन जिसने भी जो है एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी और आपने उसका देखी किया, तो उसका तो सेट था कि मुझे 1 से लेकर 3 साल 5 साल तक मुझे पैसे की कमी नहीं आने वाली, मेरी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, मुझे अभी 3 साल तक उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन आपके घर में इतनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं थी, आपको जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपको कुछ ना कुछ टेक होम सैलरी या टेक होम मनी आपको चाहिए था जो आपकी प्राइमरी लिवलीहुड सस्टेनमेंट के लिए जरूरी था, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो ऐसा बंदा अगर जबरदस्ती ऑप्ट कर लेता है यूपीएससी अपने दोस्तों को देखकर, तो समस्या ये आती है कि एक तो पर डे डिमोरलाइज होगा कि यार मेरा जो है फाइनेंशियल कंडीशंस मीट नहीं हो रही, छोटे छोटे खर्चे मीट नहीं हो रहे हैं, कहीं जाना है कहीं आना है, बेसिक बुक्स खरीदनी है, कुछ है, तो इन सब के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो जो है उन चीज पे कंसंट्रेट एक्टिवली नहीं कर पाएगा जो उस समय उसको करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी या स्टेट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं आयोग के, उनमें डाइवर्सिफाइड आउटलुक जो है कैंडिडेट का चेक किया जाता है। डाइवर्सिफाइड आउटलुक के लिए हेल्दी माइंड चाहिए, लेकिन आपके माइंड में अगर वो चीज एग्जिस्ट या वो चीज उस तरह से नहीं जा रही है जिस तरह से आपको जानी चाहिए, आप फ्री मेंटली फ्री आप नहीं हो, तो वो डाइवर्सिफाइड माइंड अचीव नहीं कर पाओगे। और जब वो डाइवर्सिफाइड माइंड अचीव नहीं होगा, यकीन मानिए आप जो है वहां तक सस्टेनमेंट में नहीं पहुंच पाओगे। और पहले टर्म में मान लीजिए नहीं हुआ, प्रेशर बढ़ा, दूसरे टर्म में नहीं हुआ, प्रेशर बढ़ा, तीसरे टर्म में नहीं हुआ, प्रेशर बढ़ा, और ये प्रेशर आगे जाके डिप्रेशन का इसने क्रिएट किया। और ये डिप्रेशन जब क्रिएट हो जाएगा तो डिप्रेशन की मेंटल स्टेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किया जा सकता। तो बेटर है कि एम्बिशन के हिसाब से अपनी कैपेसिटी, इसमें एर्गोनॉमिक्स कंडीशंस भी आती हैं, तो उन एर्गोनॉमिक फैक्टर्स के साथ जो है जजमेंट करिए आप। और एक स्वस्थ ये हो सकता है कि सपोज आज अभी फाइनेंशियल में, ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रिपरेशन ऐसे लोग प्रिपरेशन ना करें, लेकिन ऐसे लोग अल्टरनेट करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देके पहले उस करियर को अपनाएं, और अगर उसमें समय मिलता है आपको तब आप जो है स्टेट एग्जामिनेशंस की तरफ या सेंट्रल एग्जामिनेशंस की तरफ बढ़ें। वरना आपके साथ दिक्कतें यही होंगी कि आपने कर तो लिया, अब उसको सामंजस्य कैसे बैठाना, वो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको एम्बिशन और कैपेसिटी के बीच में पहले तालमेल बनाइए, अपने आप को जानिए, और अपने आप को जानने के बाद क्या आपका एम्बिशन है और क्या एम्बिशन के हिसाब से आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को चुनिए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा जो पीसीएस के लिए अप्लाई करते हैं, आईएएस के लिए अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो डिफरेंट आउटलुक, आपकी कैपेसिटी एम्बिशन के बीच में जो भी दुविधा या द्वंद्व जो होता है, उसमें जो विचार निकल के आता है उस विचार के हिसाब से अपनी प्लानिंग अपनी करता है क्या। तो मेरा यही कहना था कि जो बहुत से बच्चे मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर बीटेक के बाद अब तैयारी करने की प्लानिंग, प्रीलिम्स का जो आप या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग करोगे, तो हमेशा याद रखना कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो होती है, वो तैयारी कभी से प्रीलिम्स, मैंने बताया कि 3 एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। तो इनकी जो तैयारी है साथ ही साथ चलेगी। सबसे पहले आपको लॉजिकली तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू के बाद फिर प्रीलिम्स और मेंस के साथ में। तो कहने का मतलब है जो ऑर्डर ऑफ जो होगा वो इस तरह से ऑर्डर होगा, इंटरव्यू की फर्स्ट प्रायोरिटी और उसके बाद प्रीलिम्स मेन की सेकंड।
जब इंटरव्यू की फर्स्ट प्रायोरिटी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होती रहेगी। और ये तो कतई नहीं करना है कि प्रीलिम्स आया तो प्रीलिम्स की तैयारी कर लें फिर मेंस की तैयारी करें, क्योंकि होता क्या है कि प्रीलिम्स प्लस 4 मंथ्स इज इक्वल टू मेंस। ठीक है, तो प्रीलिम 4 मंथ में आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम्स की में मेंस की तैयारी साथ में नहीं की है। तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ में लेके चलना है। इंटरव्यू की तैयारी पहले से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इंटरव्यू इसका बहुत ज्यादा आप ऐसा मत सोचिए हुआ नहीं होता है। इंटरव्यू में आपको बहुत चालाकी से इसमें काम करना पड़ता है। आपको अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स में ही नेक्स्ट जो आपका सामने बैठा है इंटरव्यूअर, उसको उसके लिए हिंट या क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं। अगर वो ट्रैक आपका सही चला गया तो इंटरव्यू आपके हिसाब से नेविगेट करेगा। मतलब इंटरव्यू को नेविगेट कराने का आपका सारांश है, या उसको कह सकते हैं इंटरव्यू को नेविगेट कराने का प्लानिंग आप ही के हाथ में है। तो आपको इंटरव्यू सेक्शन डाला ही इसीलिए जाता है कि आखिर उस कैंडिडेट में ये एबिलिटी है, क्या वो इस जो पाथ है जो कि एक सामने वाले को किस तरह से वो मोल्ड कर सकता है, वो मोल्ड कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। यहाँ पे समस्या ये है कि वो मोल्ड कर सकता है कि नहीं मोल्ड कर सकता है। तो आपको अपने आंसर्स में ही कुछ हिंट के रूप में क्वेश्चंस छोड़ने हैं जिसको सामने वाला पकड़ सके और उसी पर आपको क्वेश्चंस पूछ सके जिसपे कि ऑलरेडी आप फिजिबल, आप कैपेबल हो। तो और अगर ये चीज नहीं कर पाए, तो अगर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पूछना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो लोगों के विचार आज तक नहीं मिले हैं तो आगे भी नहीं मिलेंगे। तो उसमें आप कहीं ना कहीं एक लूप होल क्रिएट कर दोगे अपने हाथों। तो ये इंटरव्यू का एक, जब एसे राइटिंग आप लिखोगे, जब एसे में बहुत सी चीजें आपको इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेट मिल जाएंगी कि कैसे ऐसे आजकल की सामाजिक न्याय व्यवस्था हो गई, अगर उस पर ऐसे कुछ आ गया कि ज्यादातर ऐसे जो आते हैं वो करंट ट्रेंड्स पर आते हैं कि जो आज के सिनेरियो या करंट सिनेरियो जो चल रहा है, मतलब करंट का मतलब आज जब पेपर बना होगा, ऑब्वियसली बात है पेपर जून जुलाई में होता है, तो फरवरी तक का आपको रिमाइंड रखना है, फरवरी तक में क्या क्या हुआ था। तो जो करंट ट्रेंड्स है उसके हिसाब से आपको ऐसे में, जब ऐसे में आप लिखोगे ऑब्वियसली बात है तो बहुत सी